Hello everyone. I hope you all are well in this lockdown. Today we are going to discuss one of the very important topic of law of torts, that is trespass to land and goods. In this video we will discuss about trespass to land, trespass ab initio, license के definitions, remedies, then we will discuss trespass to goods, detinue and its conclusion. So let's start from trespass to land. So what is trespass to land? It means interfere with the possession of land without lawful justification. Okay? तो किसी भी लैंड में ट्रेसपास का एक्चुअली मीनिंग है घुसपैठ करना किसी भी लैंड में, यानी कि मूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी लैंड में अगर कोई विदाउट परमिशन और विदाउट लाइसेंस अगर अनवांटेड इंटरफेरेंस करते हैं, अनलॉफुल इंटरफेरेंस करते हैं, तो उसको ट्रेसपास बोला जाता है और उस पर कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है. लॉफुल जस्टिफिकेशन मीन्स क्या मतलब कि मिस्टेकनली नहीं हो सकता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं हो सकता है और कोई भी नेसेसिटी नहीं हो सकता है. उसके एग्जांपल्स हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम लॉफुल जस्टिफिकेशन को डिफाइन करेंगे. तो जब कोई भी प्रॉपर्टी में ओनर के परमिशन के बिना अगर कोई घुसपैठ करता है और उसके पास कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होता है, तो इट इज कॉल्ड ट्रेसपास टू लैंड. The interference with the possession of land is direct and through tangible object. If the interference is not the direct or consequential, the wrong may be nuisance. एक चीज हमें ध्यान देना है कि ट्रेसपास में हमेशा डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है. जो भी अनलॉफुल और मतलब इलीगल इंटरफेरेंस होता है वो डायरेक्ट होना चाहिए और टैंजिबल ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी कि या तो पर्सनली बाय बॉडी अगर घुसपैठ करते हैं और अदरवाइज ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक स्टोन और वाटर और कुछ भी गैस हो तो वो एटलीस्ट एंट्री होना चाहिए. ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए. इनडायरेक्टली मीन्स जो इंटेंजिबल है, लाइक साउंड. अगर बाहर से अगर कोई साउंड या वाइब्रेशन आता है तो वो इंटेंजिबल है और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उसको हम न्यूसेंस कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रेसपास. ओके. To throw stones upon one's neighbor's premise is a wrong of trespass. तो stone क्या है? This is a tangible object. So अगर हम किसी के घर में विदाउट परमिशन एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन हम उनके घर में कोई भी हमारे नेबर हो या कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसके घर में अगर हम लोग स्टोन्स फेंकते हैं विदाउट परमिशन, ऑब्वियसली स्टोन फेंकने के लिए कोई भी परमिशन नहीं देगा. अगर विदाउट परमिशन हम किसी भी इस तरीके का हरकतें करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेसपास का टॉर्ट बोला जाता है. टॉर्टस एक्ट है. Trespass could be committed either by person himself entering the land of another person or doing the same through some material object. तो trespass himself, पर्सन खुद ही जाके एंट्री कर सकते हैं और अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हैं कि खुद एंट्री ना करके कुछ वाटर हो या स्टोन हो या पाउडर हो, मतलब कुछ भी स्मेली पाउडर कुछ भी हो सकता है. अगर दूसरों के लैंड में अगर हम लोग एंट्री करा देते हैं तो उसको ट्रेसपास कहा जा सकता है. If a person who is allowed to sit in a drawing room enters the bedroom without any justification, the entry into bedroom is a trespass. देखो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अपने घर में एंट्री दे दिया, किसी को परमिशन दे दिया, बट मैंने सिर्फ ड्राइंग रूम तक ही परमिशन दिया है, मैंने बेडरूम या किसी और रूम में जाने के लिए परमिशन नहीं दिया. लेकिन अगर उसके अलावा कोई भी जो भी जहाँ के लिए परमिशन और लाइसेंस मिला हुआ है उसके अलावा वो कहीं भी जाते हैं विदाउट परमिशन या विदाउट एनी जस्टिफिकेशन अगर वो एंट्री करते हैं तो दैट विल बी अमाउंट टू ट्रेसपास. ओके. नेक्स्ट, trespass ab initio. Ab initio is a Latin maxim. It means itself. ठीक है, trespass itself. तो इसमें हम क्या देखते हैं? When a person enters certain premises under the authority of some law, after having entered there, abuses that authority by committing some wrongful act there, he will be considered to be trespasser ab initio to that property. In order that the entry of a person to certain premises is treated as trespass ab initio non-feasance, omission to do act is not enough. It is necessary that defendant must be guilty of positive act of misfeasance, doing a wrongful act. देखो
यहाँ पे दो कंसेप्ट है, वन इज मिसफीजेंस एंड नॉन फीजेंस। मिसफीजेंस तब होता है जब कोई भी एक्ट को किया जाता है, कमिट किया जाता है, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट को जब करा जाता है तो उसको मिसफीजेंस बोला जाता है, ठीक है। एंड नॉन फीजेंस मीन्स व्हेन वी आर ought टू डू बट वी डोंट डू, ठीक है, ओमिशन टू डू। हम लोग कुछ भी काम, हमारा ड्यूटी है या कुछ भी हमें करना चाहिए था बट हमने नहीं किया, तो वहां पे होता है नॉन फीजेंस। और मिसफीजेंस इज कि जो हमें नहीं करना चाहिए था वो हमने कर दिया, वो है मिसफीजेंस, ठीक है। तो ट्रेसपास ab initio में ये कहते हैं कि जब भी कोई पर्सन दूसरों के लैंड में एंट्री करते हैं विदाउट एनी अथॉरिटी और विदाउट एनी पर्सन विदाउट लाइसेंस और परमिशन, दैट वुड बी अमाउंट टू ट्रेसपास। और ट्रेसपास में जरूरी नहीं है कि आप वहां जाके कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करो, क्योंकि ट्रेसपासिंग करना खुद ही बाय इटसेल्फ अ टॉट, ये ट्रेसपास करना ही एक मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ये क्या होता है, एक टॉट है, रॉन्गफुल एक्ट है। एक केस है यहाँ पे 6 कारपेंटर्स केस। यहाँ पे देखो क्या हुआ था केस में। इन दिस केस 6 कारपेंटर्स एंटर्ड एन इन एंड ऑर्डर सम वाइन एंड ब्रेड। तो 6 कारपेंटर क्या करते हैं, एक इन में जाते हैं, एक रेस्तोरा टाइप है, वहां पे जाते हैं, वहां पे कुछ वाइन और ब्रेड ऑर्डर करते हैं। आफ्टर हैविंग टेकन द सेम दे रिफ्यूज टू पे फॉर दैट। They had done no act of misfeasance, and mere non-payment being only feasance, there was held to be no trespass ab initio. यहाँ पे वो क्या करते हैं, वाइन और ब्रेड खाने के बाद वो पे करने के लिए माना करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मिसफीजेंस नहीं है, यानी कि उन्होंने कुछ रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया है। उन्होंने जो एंट्री किया था, इनमें जो एंट्री किया था उसमें उन्होंने कोई भी ट्रेसपास नहीं किया था, यानी कि ट्रेसपास ab initio नहीं हुआ था। उन्होंने, क्योंकि वो एक इन है तो वहां पे मतलब वो एक इनडायरेक्टली इम्प्लाइडली वो क्या करते हैं, कस्टमर्स को वहां पे वेलकम कर रहे हैं। अगर कोई वहां पे आ रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग जब भी कोई शॉप में जाते हैं तो हमें परमिशन लेके नहीं जाना होता है, वो एंट्री करते हैं डायरेक्ट। तो यानी कि उसमें एक इम्प्लाइडली, क्योंकि शॉप ओपन है तो इम्प्लाइडली कस्टमर्स को वेलकम किया जा रहा है, तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि आपने ट्रेसपासिंग किया है। एंट्री विद अ लाइसेंस, तब हम नहीं कह सकते हैं कि ये ट्रेसपासिंग है जब हमारे पास लाइसेंस होता है। Entering certain premises with the authority of a person in possession amount to a license, and defendant can't be made liable for trespass. After the license is revoked, the licensee becomes the trespasser of land and must quit that place within a certain time, reasonable time. देखो, अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाने के लिए अथॉरिटी दिया हुआ है या परमिशन दिया हुआ है, तो यानी कि हमें उस प्लेस में जाने के लिए परमिशन है, लाइसेंस है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं इसमें दे रही हूँ, जैसे कि मान लो कि मेरे घर में कोई सर्वेंट, मैंने मेड सर्वेंट रखा है और मैंने ये अथॉरिटी उसको दिया है कि उसके पास मेरे घर का चाबी रहेगा। मैं जब अपने घर में नहीं रहूंगी, मैं अगर मॉर्निंग में निकल जाती हूँ जॉब के लिए, तो अगर मैंने उसको ये परमिशन दिया है कि वो मेरे घर पे आके काम करके उस चाबी से मतलब ताला खोल कर मेरे घर पे वो काम करके जा सकती है, यानी कि मैंने उसको टाइम मतलब इस परमिशन, मैंने उसको लाइसेंस दिया है कि वो मेरे घर के अंदर आ सकती है चाबी यूज करके। लेकिन बाई चांस मान लो कि मैंने उसको 1 मंथ या 2 मंथ का मैंने परमिशन दिया है कि हाँ इतना टाइम तक 31 जुलाई तक सिर्फ वो आ सकती है मेरे घर में और काम करके जा सकती है, लेकिन 31 जुलाई तक क्या है, उसके पास परमिशन है। अगर मैंने इस टाइम के बीच में अगर बोल दिया कि उसने ट्रेसपासिंग किया है क्योंकि उसने हर रोज मेरे से परमिशन नहीं मांगा, दैट इज नॉट अ ट्रेसपास, ठीक है, केस ऑफ ट्रेसपास, क्योंकि मैंने उसको उतना टाइम पीरियड के लिए 31 जुलाई तक के लिए मैंने उसको लाइसेंस दिया है, तो हर रोज उसको परमिशन लेने की या अथॉरिटी मेरे से परमिशन मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जितना मैंने टाइम दिया है उतना रीजनेबल टाइम के बाद भी, यानी कि अगर 1 अगस्त को भी अगर वो आ जाती है और एंट्री करते मेरे घर पे, देन इट विल अमाउंट टू ट्रेसपास, ओके। और ट्रेसपास लाइसेंस भी 2 काइंड्स के हैं, वन इज बेयर लाइसेंस and second one is a license coupled with a grant, ठीक है। A bare license can be revoked, whereas a license which is coupled with a grant cannot be revoked. In certain cases, it is possible that a licensor, by any terms of contract, express
or implied may agree that even a bare license will not also be revoked. It means बेयर लाइसेंस को किसी भी टाइम पे रिवोक किया जा सकता है, मतलब खत्म किया जा सकता है, लेकिन जिस लाइसेंस में ग्रांट भी कपल्ड है, उसके साथ मिला हुआ है कोई भी पर्टिकुलर परमिशन और ग्रांट, उसको कभी भी मन चाहे तो रिवोक नहीं कर सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें अगर एक्सप्रेसली ये और इम्प्लाइडली ये बताया गया है और दोनों ने एग्री किया है, तो बेयर लाइसेंस को भी ऐसे बनाया जा सकता है कि कभी भी रिवोक नहीं किया जाएगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट है या जब तक टाइम पीरियड है, तो बीच में बेयर लाइसेंस को रिवोक नहीं किया जा सकता है। वो तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ने, लाइसेंसर और लाइसेंसी दोनों ने अगर एग्री किया है तो। अब मैं एक चीज और बता देती हूँ, लाइसेंसर और लाइसेंसी किसको कहते हैं। लाइसेंसर मीन्स जो लाइसेंस दे रहा है, परमिशन दे रहा है, दैट इज लाइसेंसर। एंड जिसके पास लाइसेंस मिल रहा है या ग्रांट मिल रहा है या कोई भी परमिशन मिल रहा है, उसको कहते हैं लाइसेंसी। ओके, तो लाइसेंस के अंदर एक केस हम लोग देख लेते हैं, बूथ वर्सेस लीडबीटर का। यहाँ पे क्या हुआ था देखो, मैं एक बार रीड कर लेती हूँ फिर मैं समझा दूंगी। द प्लेंटिफ हैविंग परचेस्ड अ टिकट went to see a horse race and the defendants were the occupiers of the race course। तो यहाँ पे देखो जो प्लेंटिफ है उसने हॉर्स रेस कोर्स को देखने के लिए टिकट लिया था, और डिफेंडेंट कौन है, डिफेंडेंट है जो रेस कोर्स के ऑक्यूपायर्स हैं, यानी कि जो ओनर है हम कह सकते हैं वन वर्ड में। While the races were still going on, the defendants asked the plaintiff to leave the premises, and on his refusal to comply with that, he was forcibly ejected by the defendant's servants। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब रेस चल रहा था, रेस जब खत्म नहीं हुआ था, बीच में ही डिफेंडेंट ने, यानी कि जो ओनर है, उन्होंने, जिन्होंने टिकट खरीद के देख रहे थे, उनको बोला, प्लेंटिफ को बोला कि आप प्रीमाइस छोड़ के चले जाओ। जब स्टिल वहां पे रेस चल रहा था, उसी वक्त डिफेंडेंट ने बोल दिया उन्होंने कि आपको जाना है यहाँ से छोड़ के, शो छोड़ के। तो प्लेंटिफ ने मना कर दिया। प्लेंटिफ ने बोला मुझे नहीं जाना है, मैं शो खत्म करने के बाद ही जाऊंगी। तो उस टाइम क्या हुआ, डिफेंडेंट के सर्वेंट, ऑब्वियसली डिफेंडेंट ओनर है, वो खुद नहीं आए, उन्होंने सर्वेंट भेज दिया, और सर्वेंट ने क्या किया, फोर्सिबली, जबरदस्ती प्लेंटिफ को वहां से भगा दिया। प्लेंटिफ ने क्या किया, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती भगाया, तो प्लेंटिफ ने एक असॉल्ट का केस डाला। It was held that revocation of license was effectual, and after that revocation of the license, the plaintiff had become the trespasser, and ejection of him out of the premises was not an actionable wrong। तो प्लेंटिफ ने असॉल्ट का केस डाला था, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि लाइसेंस रिवोक कर दिया था लाइसेंसर ने, ऑब्वियसली जो ओनर है उन्होंने टिकट के थ्रू क्या किया, प्लेंटिफ को लाइसेंस दिया कि आप हमारे यहाँ पे प्रीमाइसेस में आके रेस देख सकते हैं। लेकिन बीच में अगर डिफेंडेंट ने, यानी कि ओनर ने, अगर इस लाइसेंस को रिवोक करते हैं, तो रिवोक करने के बाद भी अगर प्लेंटिफ वहां पे बैठे थे या वहां पे एंट्री करके रह गए थे, तो दैट इज अमाउंट टू ट्रेसपास। और उन ट्रेसपासर को अगर इजेक्शन करा रहे हैं, मतलब अगर उनको भगा रहे हैं, वहां से जाने के लिए बोल रहे हैं, तो दैट इज नॉट एक्शनेबल रॉन्ग, ये कोर्ट ने बताया था। तो ट्रेसपास टू लैंड्स में क्या क्या रेमेडीज हैं हम देख लेंगे। Number 1 is re-entry. If a person's possession had been disturbed by a trespasser, he has a right to use reasonable force to get a trespass vacated. A person who is being thus entitled to immediate possession use reasonable force and regains the possession himself and can't be sued for trespass। इसका मतलब अगर कोई भी पर्सन इमीडिएट पोजीशन में है, देखो एक चीज मैं और इन्फॉर्म कर देती हूँ, ट्रेसपास हमेशा पोजीशन के अगेंस्ट रॉन्ग है, ओनरशिप के अगेंस्ट रॉन्ग नहीं है। जैसे कि अगर हम कोई भी रूम रेंट पे लेकर रहते हैं, तो अगर हमारे रूम में हमारा अगर जो फ्लैट ओनर और अपार्टमेंट ओनर या हाउस ओनर अगर आ जाते हैं और उनका ये अगर कहना होता है कि वी आर द ओनर, तो हम कभी भी एंट्री कर सकते हैं, दैट इज नॉट मतलब लीगल, ठीक है, वो भी ट्रेसपास माना जाएगा, क्योंकि
इमीडिएट पोजीशन में अभी रेंटी है, तो जो इमीडिएट पोजीशन में है उसी का प्रॉपर्टी माना जाएगा फॉर द ट्रेसपास ओनली। तो ट्रेसपासर क्या है, पोजीशन के अगेंस्ट रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या है, देखो बाय चांस किसी भी पर्सन के पोजीशन में अगर कोई भी ट्रेसपासर इंटरफेयर करता है या डिस्टर्ब करता है, तो वहां पे उनके पास राइट है उस पर्सन को वेकेट कराने के लिए, यानी कि वहां से भगाने के लिए, जाने के लिए वो बोल सकते हैं या फोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाय चांस मानो कि वो पर्सन वहां जो भी पोजीशन में पहले थे और ट्रेसपासर ने डिस्टर्ब कर लिया और वो चले गए, तो जब दोबारा से वो पोजीशन में जो पहले थे वो अगर री एंट्री करते हैं, दैट इज लीगल, और उनके पास राइट है कि वो अपना पोजीशन दोबारा से रीगेन कर ले, दोबारा से उनको मिल जाए, और उसके लिए उनको ट्रेसपास में कोई भी सू नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पोजीशन में थे और उनको ट्रेसपासिंग करके डिस्टर्ब किया गया था और इंटरफेयर किया गया था, तो वो दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड रेमेडी इज सूट फॉर डैमेजेस, a speedy remedy to a person who has been disposed of immovable property otherwise than in due course of law. Suit for damages under Section 6 of Specific Relief Act, which states that a person who is disposed forcibly from immovable property can suit in time period of 6 months. तो सूट फॉर डैमेजेस में क्या है कि ऑब्वियसली जब री एंट्री तो है ही, कि बाई चांस मानो री एंट्री में ये कहते हैं कि बाई चांस डिस्टर्ब करके, अगर डिस्टर्बेंस की वजह से या इंटरफेरेंस की वजह से अगर जो इमीडिएट पोजीशन में है अगर वो चले गए तो वो वापस एंट्री कर सकते हैं, दैट इज अ रेमेडी। एंड सेकंड वन क्या है कि हम कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकते हैं ट्रेसपासिंग के अंडर, एंड ऑल्सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर सेक्शन 6 में भी हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। The third one is action for men's profit. The person who is disposed forcibly can claim for compensation for the loss he or she had suffered during the period of disposition. An action to recover such compensation is known as an action men's profit. देखो, अगर कोई भी पर्सन को जो ऑलरेडी पोजीशन में है उनको बाय ट्रेसपास यानी कि बाय डिस्टर्बेंस एंड इंटरफेरेंस अगर उनको डिस्पोजेशन कर दिया जाता है, यानी कि उनको अपने ही प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं करने दिया जाता है, तो वो क्या क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में जब वो केस फाइल करेंगे या सू करेंगे, तो वो क्या कंपेंसेशन में वो अपना जो भी लॉस हुआ है अपने डिस्पोजेशन होने की वजह से, यानी कि जितने भी टाइम पीरियड के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी को ठीक तरीके से एंजॉय नहीं कर पाया और उसके वजह से जो भी उनको मॉनिटरी लॉस हो या जो भी मेंटल हैरेसमेंट और जो कुछ भी उनको लॉस हुआ है वो उसको कंपेंसेट कराने के लिए एक्शन ले सकते हैं। फोर्थ वन इज डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। देखो, मैंने जब बोला था कि डायरेक्टली कोई भी टैंजिबल ऑब्जेक्ट से, यानी कि बाय हिमसेल्फ और बाय वाटर और बाय एनी पाउडर और एनी स्टोन हो या कोई भी कैटल लाइक कुछ भी एनिमल्स हो, जैसे अगर हैन, डॉग, शीप, कुछ भी एनिमल्स को भी अगर हम दूसरे के प्रॉपर्टी में एंट्री करा देते हैं और लैंड उनके लैंड में अगर कोई भी डैमेज क्रिएट करते हैं वो भी ट्रेसपास है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, जो भी पर्सन पोजीशन में है उनके पास राइट है, वो अथॉरिटी है उनके पास कि अगर बाई चांस कोई भी कैटल या चैटल से उनके प्रॉपर्टी में डैमेज हुआ है तो उसको डिटेन कर सकते हैं, और जब तक कंपेंसेशन नहीं मिलता है तब तक उस डिटेनमेंट पे वो रख सकते हैं दैट पर्टिकुलर कैटल और चैटल्स को। सो दैट इज ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी जो आज हमने कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेसपास टू गुड्स। ओके, I hope that you have enjoyed the video. Thank you.